Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. I am fine too, Alhamdulillah. Today the topic which we are going to study is chapter number 15 and the name of the chapter is Monopoly. And it is one of the interesting topics of microeconomics. So let's start what monopoly is. First we need to understand what does monopoly means. Monopoly means a firm that is the sole seller of a product without close substitute. मोनोपली वो फर्म होती है जो कि सिंगल सेलर होता है किसी भी प्रोडक्ट का और जिसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। किसी भी एक प्रोडक्ट को अगर एक बेचने वाला है, सोल सेलर का मतलब मीन सिंगल सेलर, और उसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिनका मतलब ये है कि देयर आर नो अल्टरनेटिव अवेलेबल्स टू दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये है कि इस चीज़ का या इस प्रोडक्ट का कोई नेमल बदल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाप्टा की अगर हम बात करें, वाप्टा हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी। वाप्टा इज़ अ फर्म विच इज़ हैविंग अ मोनोपोली एंड द प्रोडक्ट विच वाप्टा इज़ प्रोवाइडिंग अस इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी जिसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। सो मोनोपोली क्या होती है? वो फर्म होती है जो कि किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल सोल सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। और इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कंपेटिटिव फर्म्स होती हैं जिसमें मैनी बायर्स और मैनी सेलर्स होते हैं, वो प्राइस टेकर होती हैं। मार्केट प्राइस जो सेट करती है उन्होंने उसी चीज़ के ऊपर या उसी प्राइस के ऊपर प्राइस जो है अपनी प्राइस जो है उसको फिक्स करना होता है। लेकिन जो मोनोपोली है, ये फर्म जो है ये प्राइस टेकर नहीं है, ये प्राइस मेकर। ये अपने खुद की प्राइस, अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद सेट करती है। तो इसलिए मोनोपोली वाली जो फर्म होती है, जिसके पास मोनोपोली होती है, उसको प्राइस मेकर बोला जाता है, प्राइस टेकर नहीं बोला जाता। सो हम लोग कह सकते हैं अ फर्म इज़ कंसिडर अ मोनोपोली इफ़ इट इज़ द सोल सेलर ऑफ इट प्रोडक्ट। जो वो प्रोडक्ट सेल कर रही है उसका वो सिंगल सेलर है, सिर्फ एक ही बेचने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की, अगर हमें बिजली वापटा से नहीं मिलेगी तो देयर इज़ नो अदर सेलर कि जहाँ से हम बिजली जो है वो परचेज़ कर सकें। और दूसरी हमने बात ये देखी कि इसके प्रोडक्ट्स के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है कि कोई भी क्लोज अल्टरनेटिव्स, लाइक जैसे हमारे पास स्प्राइट है, अगर हमें स्प्राइट ना मिले तो हम 7 अप पे गुजारा कर, अगर हमें कोक ना मिले तो हम लोग पेप्सी पे गुजारा कर लेते हैं। ये क्या है? ये अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम ड्राई मिल्क की बात करें तो ड्राई मिल्क मुख्तलिफ कंपनीज़ की अवेलेबल हैं। एक कंपनी का नहीं अवेलेबल, लाइक एवरीडे अवेलेबल नहीं है, तो हम किसी और कंपनी का परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरह वाटर बॉटल्स की अगर बात करें या मिनरल वाटर की बात करें, अगर नेस्ले का अवेलेबल नहीं है तो हम एक्वाफिना ले लेते हैं। अगर एक्वाफिना अवेलेबल नहीं है, सो देयर आर मैनी अदर मिनरल वाटर्स लाइक सूफी है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दासानी का मिनरल वाटर अवेलेबल है, दासानी का मिनरल वाटर इसके अलावा हम लोग अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत इवियान का भी एक आया हुआ है, और नेस्ले प्योर लाइफ तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा रिपल एक ये वाला भी मिनरल वाटर जो है वो अवेलेबल है, जिसको हम लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर मैनी मिनरल वाटर्स अवेलेबल, लाइक गोरमे वालों ने भी मिनरल वाटर अपना इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। सो देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस, और ये जो अदर ऑप्शंस होते हैं इनको सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। जो भी किसी चीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हो मार्केट को, तो उनमें उनको जो है वो सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। सो हम बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मोनोपोली की। पहली करेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि वन फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि सोल सेलर हो, सिंगल बेचने वाला हो, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक प्रोडक्ट्स हों, उनके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। जब किसी चीज़ के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इट मीन्स कि वो एक यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग बात की हमने कि ये प्राइस मेकर होती है। जो मोनोपोली वाली फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है, वो प्राइस टेकर नहीं होती, वो अपनी खुद की प्राइस खुद सेट करते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो उनकी मार्केट होती है, जो मोनोपोली की मार्केट है या जो मोनोपोली की इंडस्ट्री है, उसके अंदर बैरियर्स होते हैं, ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री, या एंट्री जो होती है वो ब्लॉक्ड होती है, आप एंटर नहीं हो सकते उस फर्म में। लाइक हम और आप मिलके बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम करना भी चाहें तो हम ये काम शुरू नहीं कर सकते, हमारे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस किसके पास है? इख्तियार किसके पास है? वाप्टा के पास। और मोनोपोली की फॉर्म में जब आपके पास इस तरह की अगर आपके पास पावर अवेलेबल है, आप पावरफुल हैं, लाइक आपके पास मार्केट पावर है जिसमें आप प्राइस खुद सेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की फर्म्स या जिनके पास मोनोपोली होती हैं उनको कोई भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दे लिटल एडवर्टाइज
एक्सेप्ट फॉर पब्लिक रिलेशन के लिए अगर उनको कोई चीज़ जो है वो एडवर्टाइज़ करनी पड़े तो वो करते हैं, अदरवाइज दे डोंट एडवर्टाइज। अब वापडा की बिजली की कितनी प्रमोशन होती है, कितनी एडवर्टीजमेंट होती है। सो इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी वापडा, कि वापडा की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये क्या है, ये लोकल यूटिलिटीज़ हैं। इसी तरह SNGL की बात कर सकते हैं, सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी मोनोपोली की एग्जांपल है। या इसके अलावा कुछ पेटेंट ड्रग्स जो हैं, जो स्पेसिफिक कंपनी की सेल होती हैं, उनको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनोपोली। अगर हम ये बात करें कि मोनोपोली राइज क्यों होती है, मोनोपोली देखने में क्यों आती है, मोनोपोली वजूद में क्यों आती है, तो इसके क्या रीज़न्स हैं। इसका सबसे पहले रीज़न ये है कि मोनोपोली जब बैरियर लगा दिया जाता है एंट्री में किसी भी बिज़नेस को, लाइक अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो बात है, वहाँ पे ये मोनोपोली फार्म है, ठीक है, वहाँ पे बैरियर टू एंट्री है, वहाँ पे कोई भी आम लोग जो हैं, हम और आप, या कोई भी इस तरह से बड़ा बिजनेसमैन जो है, जो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वापडा के पास ये मोनोपोली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैरियर्स हैं टू एंट्री, उनकी 3 रिसोर्सेज हैं। सबसे मेन कॉज जो है, फंडामेंटल कॉज जो मोनोपोली का है, वो बैरियर्स हैं, और बैरियर्स के जो हैं वो 3 सोर्सेज हैं। अब वो 3 सोर्स बैरियर्स के कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा मोनोपोली रिसोर्सेज। अगर मोनोपोली की रिसोर्सेज ही इतनी यूनिक हैं, इतनी अलग हैं, इतनी डिफरेंट हैं, तो उसकी वजह से भी एंट्री होगी, ठीक है, कि बाकी फॉर्म्स उसमें एंटर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोग इस तरह से हैं, एक कंपनी है, बहुत बड़ी फॉर्म है, बहुत फेमस फॉर्म है, वो क्या करती है, वो एक्सट्रैक्ट करती है डायमंड्स, ठीक है, तो अब ये उसके अपने रिसोर्सेज हैं कि वो एक्सट्रैक्शन में माहिर हैं, ठीक है, उनके पास कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो माहिर हैं डायमंड एक्सट्रैक्शन में, तो ये उनका क्या है, मोनोपोली की रिसोर्स है, ठीक है। यहाँ अगर वापडा की बात की जाए तो वापडा का जो की रिसोर्स है वो इसकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं मोनोपोली के, एक तो ये रीज़न हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने कोई इस तरह के रूल्स या पॉलिसीज़ जो हैं या रेगुलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, जिसकी वजह से बाकी लोगों की एंट्री जो है वो मना है, या गवर्नमेंट की तरफ से बैरियर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं, तो ये भी एक सोर्स है मोनोपोली का। और थर्ड जो रीज़न है वो है प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरह का है कि आपको सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, तो तब भी आपके पास मोनोपोली होगी, विच मीन्स कि जिसको प्रोडक्शन की कॉस्ट कम पड़ेगी वो अपनी प्राइसेस को भी कम रखेगा, यानी कि लोगों को सस्ते दामों वो चीज़ मिल सकेगी। अगर लाइक वापडा की हम लोग बात कर रहे हैं, वापडा अगर सस्ती बिजली पैदा कर सकता है तो हम सबका फ़ायदा है, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन प्रोसेस अगर वापडा का जो है कम कॉस्ट लेता है, कम पैसे वहाँ पे खर्च होते हैं, तो इसको हम अगर कहें कि कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट अगर प्रोसेस है प्रोडक्शन प्रोसेस वापडा का, तो हम लोग कहेंगे कि वापडा के पास इस बेस पे मोनोपोली है, ठीक है। तो ये हमने 3 सोर्सेज देखे, अब इनको बारी बारी थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। मोनोपोली रिसोर्सेज की हमने बात की, और अगर हम इसमें बात करें कि जो सिंगल की रिसोर्स है, बिजली कहाँ से पैदा होती है, डैम से। डैम्स कहाँ पे हैं हमारे, जो हैं वो वाटर डैम्स हैं, पानी उन डैम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे मेन रिवर्स पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब डैम तो बन जाएगा, फॉर एग्जांपल डैम बन गया, लेकिन डैम बनाना कहाँ है, डैम बना दिया, अगर पानी ही अवेलेबल नहीं है रिवर में तो वो काम नहीं करेगा। डैम होना ज़रूरी है, फिर पानी होना ज़रूरी है। तो ये क्या है, अगर डैम की एक्सेस और वाटर की एक्सेस अगर वापडा के पास है, तो वो बिजली उसका की रिसोर्स बन जाएगा। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं उसकी की रिसोर्स बन जाएगी, वो इन रिसोर्सेज को ऑन करता है। अगर सारे डैम वगैरह या डैम से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो वापडा के अंडर है, तो इसका क्या हुआ कि वो की रिसोर्स के ऑनर है। सो व्हाट डज इट मीन, अ की रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय अ सिंगल फर्म। अगर जो की रिसोर्स रिक्वायर है, लाइक जैसे डैम और वाटर की हमने बात की, अगर वो सिंगल फर्म होल्ड करी है, तो दिस सिंपलेस्ट वे फॉर अ मोनोपोली टू अराइज इन द फॉर्म फॉर अ सिंगल फर्म टू ऑन अ की रिसोर्स। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कि अगर किसी के पास की रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सारे वसाइल अगर किसी एक शख्स के पास हैं, तो इसका मतलब है उसके पास मोनोपोली है, ठीक है। और इसमें भी कोई सरप्राइज़ नहीं है अगर हम कहें कि मोनोपोली जिनके पास है उनके पास मार्केट पावर है, क्योंकि मार्केट पावर का मतलब ये है कि वो बंदा, वो शख्स जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस को चेंज कर सकता है, इट मीन्स कि उसके पास मार्केट पावर है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कंपेटिटिव फर्म्स या कंपेटिटिव मार्केट में हमने फर्म्स की बात की थी, उनके पास मार्केट पावर नहीं होती, क्योंकि वो प्राइस टेकर होते हैं, ये प्राइस मेकर हैं, सो इनके पास मार्केट पावर होती है। सो हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक हैज़ मच ग्रेटर मार्केट पावर दैन एनी सिंगल फर्म इन द कंपेटिटिव मार्केट। कंपेटिटिव मार्केट में तो मार्केट पावर होती ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि वो प्राइस टेकर होते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सक्लूसिव ओनरशिप होती है किसी भी की रिसोर्स की, वो एक पोटेंशियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मोनोपोली का, ठीक है, जिसकी वजह से जो मोनोपोली है वो देखने में आती है। और इसकी अगर मैं आपको लोकल एग्जांपल दी, जैसे कि SNGL, ठीक है, सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड, वापडा, पाकिस्तान रेलवेज, और अगर इंटरनेशनल एग्जांपल की बात करें तो उसमें आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडो, ठीक है। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास मोनोपोली की थी, ठीक है, और ये इसमें लोकल और इंटरनेशनल एग्जांपल मिक्स हैं। सो अब हमने बात करनी है सेकंड सोर्स की, जो कि थी गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोलीज। इसमें अब क्या करती है, अब गवर्नमेंट जो है वो एक राइट इशू कर देती है किसी स्पेसिफिक फर्म को कि हमारे लिए फॉर एग्जांपल बिजली आपने ही प्रोड्यूस करनी है। जैसे वापडा के पास लाइसेंस है, जैसे गैस ओनर्स के पास लाइसेंस है, SNGL के पास, इसके अलावा वासा के पास है, जैसे कि सैनिटेशन का सारा निज़ाम जो है, और वाटर रिलेटेड जो सीपेज वगैरह का जो सारा निज़ाम है, अंडरग्राउंड वाटर, और ये जो है पाइपलाइन, तो ये सारा जो है ये वासा के अंडर आएगा या किस महकमे के अंडर आएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट सेट करती है। और अगर गवर्नमेंट किसी सिंगल, जैसे कि मैंने बात की कि वापडा को अगर गवर्नमेंट की तरफ से इख्तियार हासिल है, ठीक है, तो किसी चीज़ प्रोड्यूस करने का, तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको मोनोपोली हासिल है। सो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट गिव्स अ सिंगल फर्म द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस समथिंग और लाइक सम गुड और सर्विस, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ही क्या करती है उस मार्केट में या उस जो फेज़ होता है या उस इंडस्ट्री में जो एंट्री है वो गवर्नमेंट ही ब्लॉक कर देती है, बैरियर्स लगा देती है ताकि कोई और ना उसमें एंटर हो सके। सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट एंट्री बाय गिविंग अ सिंगल फॉर्म द एक्सक्लूसिव राइट टू सेल अ पर्टिकुलर गुड इन द सर्टेन मार्केट। गवर्नमेंट जब किसी एक फॉर्म को एक एक्सक्लूसिव राइट दे देती है कि आपने ही इन डिफरेंट मार्केट्स में, कोई भी सर्टन मार्केट्स हों उनके अंदर ये वाला स्पेसिफिक गुड जो है, पर्टिकुलर गुड मीन कोई भी स्पेसिफिक ख़ास गुड जो है वो आपने सेल करना है या प्रोड्यूस करना है और वहाँ पे प्रोडक्शन उसकी करनी है और प्रोवाइड करना है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो एंट्री भी रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो गवर्नमेंट किस तरह से राइट इशू करती है, वो पेटेंट्स और कॉपीराइट्स दे देते हैं। पेटेंट और अगर कॉपीराइट्स की बात की जाए तो ये लॉज हैं एंड आर टू इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ हाउ गवर्नमेंट क्रिएट अ मोनोपोली टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, दोनों ही राइट्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट इशू करती है, दोनों ही इख्तियारात। पेटेंट का मतलब ये होता है जिसमें आपकी प्रोटेक्ट की जाती हैं इन्वेंशंस या जो कोई आपने डिज़ाइंस बनाए होते हैं, जैसे कि अगर कोई आपने इंजन प्रोड्यूस किया है किसी भी चीज़ का, या आपने कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, कोई आपने इस तरह का लैपटॉप इंट्रोड्यूस करवाया है, कोई भी इन्वेंशन किया आपने या कोई एक नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपको पेटेंट इशू करती है कि ये पेटेंट आपका है, ये चीज़ आपके नाम से सेल की जाएगी या आपकी ही मार्केट से ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और कॉपीराइट की अगर बात की जाए तो कॉपीराइट जो है वो प्रोटेक्ट करता है आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क को। लाइक किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कोई सॉन्ग लिखा है, किसी ने पोइट्री लिखी है या कुछ इस तरह की चीज़ें जो किसी ने राइट की हैं, या कोई आर्टिस्ट है उसकी जो आर्ट है, उसकी जो कला है, उसको महफूज करने के लिए कॉपीराइट्स इशू किए जाते हैं। सो ये जो दो चीज़ें गवर्नमेंट इशू करती है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इसकी वजह से गवर्नमेंट राइट इशू कर देती है किसी भी सिंगल सेलर को कि वो ये प्रोडक्ट अपना सेल कर सकता है अपने नाम से। सो इससे क्या हो जाता है, इससे मोनोपोलीज क्रिएट होती हैं। और थर्ड हमने लास्ट रीज़न देखी थी जिसमें हमने बात की थी प्रोडक्शन प्रोसेसेस की, और साथ हमने ये भी बात की थी कि अगर एक सिंगल फर्म जो है या सिंगल कंपनी जो है वो अगर कोई चीज़ सस्ते दामों प्रोड्यूस कर रही है तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी के पास मोनोपोली है, और उस मोनोपोली को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल मोनोपोली। सो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंगल फॉर्म कैन प्रोड्यूस आउटपुट एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है, जब एक सिंगल फॉर्म जो है वो अगर प्रोड्यूस कर सकती है लोअर कॉस्ट पे किसी भी प्रोडक्ट को, देन कैन अ लार्जर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, बाकी जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कहीं दर्जे कम कीमत पर अगर कोई फॉर्म प्रोड्यूस कर सकती है किसी चीज़ को, किसी गुड को, यू मे से दैट एन इंडस्ट्री इज़ अ नेचुरल मोनोपोली। तो आप कह सकते हैं कि वो जो इंडस्ट्री है उसके पास एक नेचुरल मोनोपोली है या उस फॉर्म के पास, या आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हो कि नेचुरल मोनोपोली तब आती है किसी के पास व्हेन अ सिंगल फॉर्म कैन सप्लाई अ गुड और सर्विस टू एन इंटायर मार्केट, पूरी मार्केट को अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कम कीमत पे, ठीक है, बाकी तमाम फॉर्म्स की निस्बत, बाकी तमाम कंपनियों की निस्बत अगर एक कंपनी जो है सस्ते दामों वही चीज़ उनको प्रोवाइड कर रही है तो हम कहेंगे वो जो कंपनी सस्ते दामों चीज़ प्रोवाइड कर रही है उसके पास नेचुरल मोनोपोली है, ठीक है।
सो अदर वर्ड्स में हम इकोनॉमिकली उसको ये भी कह सकते हैं, नेचुरल मोनोपोली अराइजेज व्हेन देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर द रेलिवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हमने बात की थी, जब हम बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते हैं तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने से जो कॉस्ट का हमें फ़ायदा होता है, जो कॉस्ट में हमारे कमी आती है, उसको हम बोलते हैं कि लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करने का बेनिफिट आया हमें, और उस बेनिफिट को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मतलब बड़े पैमाने पे किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना और कॉस्ट का फ़ायदा उठाना। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एज अ कॉज ऑफ मोनोपोली। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में क्या होती है कि हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ होती जाती है। ग्राफ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट हमारी इतनी थी, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ये 20 यूनिट्स थी, $20 थी। ठीक है, फिर आहिस्ता 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 कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती गई, ये इस तरफ आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है। और ये कर्व अगर लेफ्ट से राइट को मूव कर रहा है तो इट्स मीन कि क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, डाउनवर्ड मूव हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये हम कहेंगे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है, जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है। अब हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि किस तरह से मोनोपलीज अपने प्रोडक्शन के और प्राइसिंग के डिसीजन बनाते हैं, कि मतलब कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए और क्या प्राइस सेट हमने करनी है, ये चीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी है। हम लोग अगर सिंपल मार्केट की बात करें, ठीक है, कंपेटिटिव मार्केट की बात करें, जहाँ बहुत ज़्यादा बेचने वाले और बहुत ज़्यादा ख़रीदने वाले होते हैं, वहाँ पे सिंपली क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है वहाँ से हम लोग प्राइस ले लेते हैं कि ये मार्केट प्राइस है, और वही पॉइंट हम लोग ले लेते हैं कि ये मार्केट क्वान्टिटी है जितनी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। ये तो मैंने बात की कंपेटिटिव मार्केट में किस तरह से होता है। अब मोनोपलीज किस तरह से करती हैं उससे को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने देखना है कि मोनोपलीज और कंपेटिटिव मार्केट्स का या कंपटीशन में, मोनोपली और कंपटीशन में डिफरेंस क्या है। मोनोपली की जैसे हमने बात की कि ये सिंगल प्रोड्यूसर्स होते हैं या सेलर होते हैं, और इनका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल थी, वो क्या था, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। मीन लेफ़्ट साइड हाई थी और राइट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा था। और ये प्राइस मेकर्स होते हैं और ये प्राइस को रिड्यूस भी कर सकते हैं ताकि सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें। ये इनकी एक ख़ास खसूसियत है जो कि इनको अलग करती है कंपटीशन या कंपेटिटिव मार्केट से। क्यों? क्योंकि ये प्राइस मेकर होते हैं, ये प्राइस को ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्राइस चार्ज कर सकते हैं। वेयर एज कंपेटिटिव फॉर्म्स में क्या होता है, कंपेटिटिव फॉर्म में इज़ वन ऑफ मैनी प्रोड्यूसर्स। अब कंपेटिटिव फॉर्म क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स में या सेलर्स में से एक वो भी होती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर की बात करें, या हम लोग सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं देयर आर मैनी सेलर्स, और ये फेस करती है हॉरिजेंटल डिमांड कर्व। इसमें हॉरिजेंटल डिमांड कर्व होता है कंपेटिटिव फॉर्म में। ठीक है, और ये प्राइस टेकर होती है, ये प्राइस मेकर नहीं होती। इनको जो मार्केट में प्राइस दी गई होती है, इन्होंने उसी के ऊपर चीज़ें सेल करनी होती हैं। जैसे चिकन का जो है वो गोश्त है, चिकन का मीट जो अवेलेबल है मार्केट में, उसकी एक गवर्नमेंट की लिस्ट आती है, जितना गवर्नमेंट की तरफ से रेट फिक्स किया जाता है, आपने उसी रेट पे उसको सेल करना है। तो ये क्या हुआ, ये प्राइस टेकर है। सो सेल एज मच और एज लिटल सेम प्राइस। आप अगर ज़्यादा सेल करना चाहते हैं या कम सेल करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, प्राइस सेम होगी। ठीक है, कंपेटिटिव फॉर्म्स आर प्राइस टेकर। अब हमने बात की कि कंपेटिटिव फॉर्म्स का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है और मोनोपोलिस्टिक का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो कैसा होता है, स्क्रीन पे देखें। ये हमारे पास है कंपेटिटिव फॉर्म का कर्व, डिमांड कर्व, जो कि हॉरिजॉन्टल है। और ये हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, यहाँ प्राइस अगर सेट हो गई है फॉर एग्जांपल चिकन की 300 पर केजी, वो 300 पर केजी ही सेल होगा, चाहे कोई 10 किलो ले रहा है या 20 किलो, क्वांटिटी जितनी भी इंक्रीज़ होती जाए। सो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली की जो प्राइस है वो किस तरह से सेट होती है कि जितनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग कम होती है, या कम प्राइस पे उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मींस कि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मोनोपोली वाली फॉर्म का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस के साथ। अगर बिजली सस्ती होगी तो लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, एसी चलाएंगे दबादब, तीनों कमरों में चलाएंगे, सारे कमरों में चलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मोनोपोली की अगर प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और अगर हम लोग बात करें कि मोनोपोली की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो सारे क्या हो जाएंगे, कंजस्टेड। एक ही रूम में फॉर एग्जांपल वो एक ही जो है वो एसी चलाएंगे समर्स में ताकि बिजली की बचत की जा सके। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो कि हमें डिफरेंट करती हैं मोनोपोली मार्केट को कंपेटिटिव फॉर्म से या कंपेटिटिव मार्केट से। सबसे पहला हमने डिफरेंस देखा कि मोनोपोली और कंपेटिटिव फॉर्म में क्या डिफरेंस है। अब हमने देखना है कि मोनोपोलीज का रेवेन्यू कहाँ से आता है और क्या होता है।
हमने पहले बात की थी एक टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक है, जो कि P इंटू क्यू करें तो TR बन जाता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल रेवेन्यू बन जाता है। और हमने बात की थी कि एक एवरेज रेवेन्यू होता है, और एवरेज रेवेन्यू कैसे आता था, TR को डिवाइड कर देते थे Q के साथ, ER डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू हमने कहा था वो प्राइस की इक्वल होता है, ठीक है। और एक हमने बात की थी मार्जिनल रेवेन्यू होता है, जो कि हम लोग चेंज इन टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी को लेते हैं, ठीक है। जितना चेंज हमारा टोटल रेवेन्यू में आया होता है ओवर द चेंज ऑफ क्वांटिटी और 1 यूनिट यू में से, ये D डिनोट कर रहा है चेंज को, जितना टोटल रेवेन्यू में चेंज आया एक यूनिट के इंक्रीज़ करने से उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। ये हमने फर्म्स पढ़ी थी जो कि हमने अंडरस्टैंड की थी कंपेटिटिव फर्म में कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है D इज इक्वल टू चेंज। D मीन्स के चेंज कितना आया टोटल रेवेन्यू में और क्वान्टिटी में, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की थी एक कंपेटिटिव फॉर्म में। अब हम लोगों ने एक टेबल देखना है, इस टेबल पे हमें शो होगा मोनोपोली का जो है वो टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले कॉलम में हमारे पास आ गया क्वांटिटी जो कि 0 से लेके 8 तक जा रही है। फिर हमारे पास प्राइस है जो कि जब 0 क्वांटिटी थी तो हम लोग प्राइस 11 पे कर रहे थे। जैसे एक क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की तो हमें प्राइस जो है वो 10 पे करनी पड़ी। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है हमारी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है। ये क्या है, इकॉनमीज ऑफ स्केल, ठीक है। अब हमने टोटल रेवेन्यू यहाँ से निकालना है। टोटल रेवेन्यू था P इंटू क्यू, यानी कि ये P और ये Q, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 इंटू 11 0, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, और फिर हमारे पास 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5, इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू को हमने डिवाइड करना था क्वांटिटी के साथ, यानी इसके साथ। 10 को हमने डिवाइड किया 1 के साथ इज इक्वल टू 10 आ गया। 8 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास सारी आ जाएगी अमाउंट्स एवरेज रेवेन्यू की। अब एवरेज रेवेन्यू का कॉलम और प्राइस का कॉलम देखिए ये सेम है, 7 इज इक्वल टू 7, 6 इज, यानी कि AR इज इक्वल टू P हमने बात की थी। अब हमने मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से निकालना था, मार्जिनल रेवेन्यू हमने निकालना है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ये चेंज, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय चेंज इनटू क्यू। क्यू एक यूनिट चेंज हो रहा है तो एक यूनिट के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू 10 से कितना चेंज हुआ, 18 पे गया, यानी कि 8 यूनिट्स चेंज हुआ। यहाँ 8 आ गया। अब ये 10 कहाँ से आया, 0 से 10 की चेंज आई थी, 0 था पहले पे 10, तो यहाँ 10 की चेंज आई थी। अब 18 से 24 तक 6 की चेंज आई है, 24 से 8 तक 4 की चेंज आई है, 28 से 30 तक 2 की चेंज आई है। इस तरह से ये मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होता है, जहाँ पे आपका 0 प्रॉफिट चेंज आ रही होती है। आगे आपका प्रॉफिट देखिए नेगेटिव होना शुरू हो गया, रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव -2 -4, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट की कि जैसे कंपेटिटिव मार्केट में होता था AR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू MR, AR और P इक्वल होते थे। यहाँ पे क्या है, MR इक्वल नहीं है, ठीक है। ये हमने कुछ ग्राफ थे जिनको हमने देखा। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है जो हम बात कर रहे थे कि मोनोपोली का रेवेन्यू। सो मोनोपोलिस्टिक मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस ऑफ इट्स गुड। जी वो कैसे, कॉलम में देखिएगा, मैं आपको दोबारा शो करती हूँ। सॉरी स्क्रीन जो है वो शफल हो गई, लेट्स मूव बैकवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए वो कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम होता है। तो देखें भला, यहाँ प्राइस 11 थी तो ये 10 है, ये 10 था तो ये 8 है, ये 9 6, ये देखें हर जगह पे कम है ना। ये देखें मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम है, यही बात कर रहे थे हम। सो हम अब और क्या बात कर रहे हैं, monopolistic marginal revenue is always less than the price of its good. So what does it means? It means that the demand curve is downward sloping. डिमांड कर्व इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो मैंने आपको पहले शो किया था, ठीक है। व्हेन अ मोनोपोली ड्रॉप्स द प्राइस टू सेल 1 more units, the revenue receives more previously sold units also decrease. इसमें क्या होता है, जब मोनोपोली जो है वो अपनी प्राइस डिक्रीज़ करती है एक और यूनिट को सेल करने के लिए, तो क्या होता है, जो आपका पिछला रेवेन्यू होता है, जो आपने पहले यूनिट सेल किए होते थे, उनसे जो आपकी इनकम आई होती थी वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि कंपेटिटिव फर्म में ऐसा नहीं होता था। सो हम लोग कह सकते हैं कि जब मोनोपोली इंक्रीज़ करती है अमाउंट इट सेल्स, इट्स हैज़ 2 इफ़ेक्ट्स ऑन द टोटल रेवेन्यू। इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं टोटल रेवेन्यू पे, 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट द आउटपुट इफेक्ट एंड द अदर इफेक्ट इज प्राइस इफेक्ट।
यानी कि ये है कि अगर मोनोपली चाहती है कि वो अपनी अमाउंट जो वो सेल कर रही है, जो यूनिट्स वो सोल्ड कर रही है, या जो प्रोडक्ट वो सेल कर रही है उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर दे या अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर दे, तो उसके दो इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक आउटपुट इफेक्ट ये है कि जो आउटपुट, जो प्रोडक्ट, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर रही है उसको बढ़ा दे, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। अगर वापडा चाहता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा सेल हो, लोग ज़्यादा यूज़ करें, तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दे, उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर दे, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे, क्यू हायर कर दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी जो वो सेल करता है। इसी तरह एक प्राइस इफेक्ट होता है। अगर चाहता है वापडा कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल हो, लोग ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, लोग ज़्यादा यूज़ करें, तो उसके लिए वो क्या करे, अपनी प्राइस को कम कर दे। जब बिजली सस्ती होगी तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस इफेक्ट। और इसमें क्या होता है, प्राइस इज़ लोअर। और ऊपर वाले में क्या था, द आउटपुट इफेक्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट इज़ हायर, आउटपुट इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। उसके बाद अब एक बात हमने यहाँ याद ये रखनी है कि मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कम होता है प्राइस से मोनोपली में। और दूसरा हमने ये बात की कि जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा डिमांड कर्व, और दूसरी हमने ये बात की कि जब भी मोनोपली जो है, मोनोपलिस्टिक जो फर्म है, वो अगर अपना प्राइस ड्रॉप करती है एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के लिए, तो उनका प्रीवियस रेवेन्यू भी कम हो जाता है। और वो यूनिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, या मोनोपली अगर वो चाहती है कि उसकी अमाउंट जो वो बेच रही है उसको इंक्रीज़ करे, तो उसके दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के, अमाउंट्स को इंक्रीज़ करने के, आउटपुट इफेक्ट, और दूसरा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर अ मोनोपली। अब मोनोपली के डिमांड कर्व कौन सा होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कौन सा होता है। जैसे कि हमने कंपेटिटिव फर्म मार्केट में ये बात की थी कि उनका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ही डिमांड कर्व होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से कम नहीं होती या ज़्यादा नहीं होती। मोनोपली में क्या होती है, प्राइस जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, लेकिन कंपेटिटिव फर्म में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू भी प्राइस के इक्वल होता है, लेकिन मोनोपली में प्राइस बड़ी होती है और मार्जिनल रेवेन्यू छोटा होता है, कम होता है। सो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा डिमांड कर्व फिर हम होगा इसमें मोनोपली में, और कौन सा मार्जिनल कर्व होगा जो कि हम कहेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ डॉट्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। ये डॉट्स मैंने ड्रॉ किए हैं उस टेबल से देखते हुए जो मैंने आपको पहले शो किया था। अब यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी को ड्रॉ किया, तो हमने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है, या एवरेज कर्व अगर ड्रॉ करते हैं, एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है या उसके पॉइंट्स अगर हम ड्रॉ कर दें, तो ये हमारे पास डिमांड बन जाती है। डिमांड कर्व को ड्रॉ करने के लिए प्राइस और क्वांटिटी को भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग एवरेज रेवेन्यू भी इसको कहते हैं, एक ही बात है। सो जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व होगा मोनोपली में, वही हमारा डिमांड कर्व होगा। ठीक है, और मार्जिनल कर्व मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ। ये पॉइंट्स सारे जो हमने पीछे टेबल में देखे थे उनको ड्रॉ करते हुए अब ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखिएगा, ये जो दो पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आके हमारा प्रॉफिट एक जगह पे 0 हुआ था, देन -2 एंड -4। डू यू रिमेंबर दैट? ठीक है, तो ये इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हमारा नीचे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस हो रहा था, प्रॉफिट नेगेटिव जा रहा था। ठीक है, इसलिए ये इस जो हद है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे भी नीचे चला जाएगा नेगेटिव साइड पे। ये 0 आ गया और यहाँ से आगे नेगेटिव जो है काउंटिंग शुरू हो जाती है। सो अब यहाँ पे हमने ये याद रखना है कि ये मार्जिनल कर्व है और ऊपर वाला हमारा ब्लू कलर का डिमांड कर्व है। ठीक है, तो हमने ये याद रखना है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू के नीचे होगा, कम होगा उससे, या प्राइस जो है मोनोपली की वो हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर होगी, और डिमांड कर्व भी ऊपर वाला होगा। ठीक है, हम लोग इसको ये याद रखेंगे। लेकिन ये वाली सारी चीज़ें उसमें नहीं थी, कंपेटिटिव फॉर्म में इस तरह से नहीं था। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास डिमांड कर्व होता है वो हमें क्वांटिटी पे शो कर रहा होता है प्राइस का इफेक्ट, कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी कितनी चेंज हुई। वेयर एज जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो हमें ये शो कर रहा होता है कि फर्म का रेवेन्यू कितना चेंज हुआ जब हमने क्वांटिटी 1 यूनिट इंक्रीज़ की। ठीक है, 1 यूनिट के इंक्रीज़ करने से क्वांटिटी में, जो क्वांटिटी हम लोग सोल्ड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसका 1 यूनिट इंक्रीज़ करने से हमारे पास रेवेन्यू में कितना चेंज आया, बिकॉज द प्राइस ऑन ऑल यूनिट सोल्ड मस्ट फॉल। ठीक है, इफ़ द मोनोपली इंक्रीजेज प्रोडक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ऑलवेज लेस दैन द प्राइस। हमने ये बात की कि मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा प्राइस से लेस होता है।
और हमने ये भी बात की कि अगर मोनोपोली अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती रहेगी तो उसके पिछले यूनिट्स पे भी जो उसको मुनाफा हुआ होता है उस पर भी उसको लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो डिमांड कर्व है उसको मैंने एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोला, और एवरेज रेवेन्यू को मैंने बोला कि एवरेज रेवेन्यू हमारी प्राइस भी है। बिकॉज द फर्म्स प्राइस इक्वल इट्स एवरेज रेवेन्यू, द डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज एवरेज कर्व। जैसे कि हमें पता है कि प्राइस जो है वो इक्वल करती है एवरेज रेवेन्यू को, या एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। सो डिमांड कर्व इज़ ऑल्सो द एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो डिमांड कर्व को हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ पे भी शो किया। और हमने एक चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी है कि वर्टिकल एक्सिस जहाँ से ये दोनों ग्राफ स्टार्ट होते हैं, डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, मोनोपोलिस्टिक का मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जैसे जैसे फर्स्ट यूनिट के सेल होने के बाद जैसे जैसे यूनिट सेल होते जाते हैं वो कम होता जाता है, कि एक स्टेज ऐसी आती है वो ज़ीरो पे आता है, फिर ज़ीरो से -2 -4 यानी कि माइनस की फिगर में चला जाता है। सो जैसे कि आपने टेबल में देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व इवन बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, so you can see in the figure as well as in the table that the marginal revenue can even become negative. Marginal revenue is negative when the price effects on the revenue is greater than the output effect. ठीक है, in this case when the firm produces an extra unit of output, the price falls by enough to cause the firm's total revenue to decline even though the firm is selling more units. क्या होता है कि मोर यूनिट्स फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है लेकिन उसके बावजूद उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन कर रहा होता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला जाता है। उसकी एक वजह ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू आपका कम होता है, प्राइस अबव होती है। उसमें ये कहा जा सकता है कि प्राइस इफेक्ट उसके ऊपर ज़्यादा हो रहा होता है, आउटपुट इफेक्ट नहीं होता। तो प्राइस इफेक्ट क्या है, आप प्राइस लोअर कर देते हो, प्राइस डिक्रीज़ कर दोगे, यूनिट्स तो ज़्यादा सेल होंगे लेकिन आपका रेवेन्यू उस स्पीड से इंक्रीज़ नहीं होगा। अब इसका क्या होगा कि जब प्राइस डिक्रीज़ हुई हुई होगी, अगर एक्स्ट्रा यूनिट आप आउटपुट का निकालोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो उससे क्या होगा, आप प्राइस इतनी ज़्यादा फॉल कर जाएगी कि फर्म का टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, इवन कि वो नेगेटिव चला जाएगा, चाहे आप और यूनिट सेल कर रहे हो तब भी। सो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और डिमांड के जो कर्व हैं मोनोपोली में वो अलग अलग होते हैं। डिमांड कर्व अपर साइड पे होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लोअर साइड पे होता है और वो नेगेटिव भी हो जाता है। और यूनिट्स इंक्रीज़ करने से, एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज़ करने से, जब आप उनकी प्राइस को, अगर प्राइस इफेक्ट शो कर रहे हो, प्राइस डिक्रीज़ कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर आपको जो है नेगेटिव रेवेन्यू को सामना करना पड़ेगा।